नेक्स्ट प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटीरियल इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। कि जो इंफॉर्मेशन है वो मटेरियल कब हमें पता चलेगी कि अगर इन्वेस्टर को वो इंफॉर्मेशन पहले से पता होगी तो उसके डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, रिश्ते की बात चल रही है, ठीक है, सब देखना वगैरह सब कुछ हो गया, सब फाइनल, ऑल द मोस्ट फाइनल। तो लड़के वालों ने ये नहीं बताया लड़की वालों को कि लड़का ड्रिंक करता है, वो शराब पीता है, लड़की वालों को नहीं बताया। ये एक मटीरियल पॉइंट है, मटीरियल फैक्टर है। हो सकता है अगर लड़की वालों को ये पहले पता होता, रिश्ता फाइनल होने से पहले, शादी से पहले अगर पहले पता होता कि वो काफी ज्यादा ड्रिंक करता है तो वो रिश्ता ही नहीं करते। अगर पता नहीं चला, आफ्टर मैरिज पता चला बहुत ड्रिंक करता है, डाइवोर्स पर बात पहुंच गई, कोर्ट में चले गए और एलिगेशन क्या लगाई कि आपने हमें यह नहीं बताया, जज साहब इन्होंने हमें यह नहीं बताया कि लड़का ड्रिंक करता है, तो शायद हो सकता है हम पहले ही ना कर देते। मटीरियल, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए, अगर पहले पता होगा तो इट कैन, अगर इंफॉर्मेशन से डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो मटेरियल है। और हो सकता है कि कईयों को फर्क ना पड़ता हो, उनके लिए मटेरियल नहीं है। अच्छा, ड्रिंक करता फिर क्या बात है, ये तो आज के टाइम पर सोशल स्टेटस है। अभी ये जो लॉकडाउन में इन्हीं लोगों ने तो हमारी इकोनॉमी को इंप्रूव किया है, हमारी इकोनॉमी को बेहतर ढंग से पहुंचाया है। सो दे आर कोरोना वॉरियर्स। सोच पर डिपेंड है ना। तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, आगे क्या लिखा हुआ है कि वेदर एन आइटम इज मटीरियल और नॉट विल डिपेंड ऑन इट्स नेचर एंड और अमाउंट। कि क्या कोई आइटम मटीरियल है या नहीं है, वो नेचर पर डिपेंड होता है आइटम की और उसकी अमाउंट पर। नेचर मैंने भी क्या बताया, हो सकता है कि कई लोगों के लिए कि लड़का ड्रिंक करता है वो मटेरियल हो उसकी नेचर, और कईयों के लिए क्या आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी तो ड्रिंक करते हैं, ये तो स्टेटस सिंबल बन गया है, ये स्टेटस सिंबल है। और कई लोगों के लिए क्या आ जाएगा कि लड़का ड्रिंक नहीं करता होना चाहिए। तो डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। और बिजनेस के लिए क्या जाता है कि इंफॉर्मेशन मटेरियल है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द अमाउंट। अमाउंट में क्या जाएगा कि एक आइटम जो होगी, इट कैन बी मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज एंड इट मे नॉट बी मटेरियल फॉर अनदर। मेरे लिए अगर एडवर्टीजमेंट की बात आ जाती है, मेरा टर्नओवर लेट इट बी अगर 5 लाख रुपीस है, अगर मेरे को एडवर्टीजमेंट का किसी ने बजट दिया, कहते हैं कि भाई 1 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट का बजट है, तो ये 5 लाख इज माई रेवेन्यू एंड 1 लाख एक्सपेंस ऑन एडवर्टीजमेंट, सो इट इज अ वेरी मटेरियल आइटम फॉर मी। मुझे सोचना पड़ेगा। और एज कंपेयर टू सम अदर पर्सन हु इज हैविंग टर्नओवर ऑफ 50 lakhs, 50 लाख जिसकी टर्नओवर है उसके लिए 1 लाख रुपए मायने नहीं करेगा। मेरे को कोई बिल्डिंग खरीदनी है या फिर मेरे को कुछ रिपेयर करना है, रिपेयर का खर्चा जो आ रहा है वो 2 लाख का आ रहा है, टर्नओवर मेरा 10 लाख है, मैं सोचूंगा रिपेयर के लिए। और यही बात रिपेयर मेंटेनेंस या कोई और चीज के लिए अगर कोई और बिजनेसमैन है, अगर कोई और बिजनेसमैन आ जाएगा, अगर मैं रिलायंस के साथ बात करता हूं या किसी और बड़े बिजनेसमैन के हिसाब से बात करता हूं, उनके लिए 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कोई मैटर नहीं करेगा एज कंपेयर टू स्मॉल बिजनेसमैन, क्योंकि उसका टर्नओवर कम है। एज कंपेयर टू उसके लिए हो सकता है कि किसी के लिए 10,000 रुपीज मटीरियल होंगे और किसी के लिए 500 रुपीज भी मटेरियल होंगे और किसी के लिए 1 लाख रुपीज भी
मटेरियल नहीं होंगे। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि वो सब इंफॉर्मेशन अगर इन्वेस्टर को जो इंफॉर्मेशन जिसने यूज करनी है, जो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अगर वो इंफॉर्मेशन पहले से पता होगी दूसरे पर्सन को और वो उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको बतानी होगी। इट शुड बी, जो भी हमने पहले वाला कंसेप्ट पढ़ा था फुल डिस्क्लोजर में, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड, उसे हमें डिस्क्लोज करना होगा। नेक्स्ट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो इसको भी पढ़ाने से पहले एक छोटी सी कहानी। मेरे पास 20 बच्चे, मतलब 2 या 3 दिन में 20 बच्चे आगे पढ़ने के लिए, तो सर हमने आपसे अकाउंट्स पढ़ना है। मैं भी ठीक है, 20 बच्चे आगे, 15,000 फीस एक बच्चे की। दिमाग में कैलकुलेटर चला, 15,000 इंटू 20, 3 लाख रुपया बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बोर्ड पर लिख रहा हूं, साथ साथ दिमाग में 3 लाख रुपया तो पक्का हो ही गया जी। चलो सब, और साथ में आ रहा है कि चलो अब इस मनी तो आ रही है ये वाली, अब मैं यहाँ तो आईफोन ले लेता हूँ, या OnePlus का जो नया मॉडल लॉन्च हो गया वो ले लेता हूँ, या कोई और। तो ये कुछ महल्स जो होते हैं, सपने बन रहे हैं, ठीक है। और घर जाकर शाम को मैंने सर्च भी कर लिया नेट पर कि क्या क्या फीचर्स हैं, कौन सा फ़ोन है, कितने का है, तो मन बना लिया। 1 2 3 दिन ऐसे लगे। तीसरे दिन बच्चे समझ भी रहे हैं। तीसरे दिन मैंने बच्चों को बोला, ओके बच्चों समझ आ रही है? यस सर आ रही है समझ। चलो बहुत अच्छे हैं, तो बेटा कल फीस लेकर आइए। अगले दिन 4th डे मैं भी बड़ी खुशी खुशी से सेंटर आया कि भाई आज तो पैसे आ जाएंगे और आज तो फ़ोन लेकर चलेंगे और उस पर सेल्फी खींचूंगा। और मैं वहां पर बैठा हूं, ट्यूशन का टाइम है, एक भी बच्चे ने दर्शन नहीं दिए। तो पढ़ाया अच्छा था, समझ भी अच्छा आ रहा था, मगर वो बच्चे सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहे थे। कोई और कारण हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने जो रेवेन्यू जो सोच लिया बिफोर हैंड, अभी आया नहीं था हाथ में, बट अपने प्लानिंग कर ली, सपने बना लिए, पैसा आएगा तो यहां यहां पर खर्च करूंगा। और शुक्र है मैंने किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं कर दी कि भाई ठीक है 3 लाख रुपए आ जाएगा, मैं पहले फोन नहीं लेकर आ गया, पैसा कल आएगा, फीस आएगी दे दूंगा। अगर ऐसा होता तो मेरे को तो लॉस हो जाना था, पैसा कहां से देता। एक और एग्जांपल, बाद में मैं दोनों को कंबाइन करूंगा। ग्रुप एक और चल रहा है, वहां पर फीस सभी आ रही है, बच्चों की पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट आ गई है, 3rd इंस्टॉलमेंट एंड द फाइनल इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है। तो 40 बच्चे बैठे हैं, मैंने बच्चों को फीस के लिए बोला, ठीक है। तो 4 या 5 बच्चे जो थे, कुछ डाउट लगा मुझे, मैंने फीस के लिए बोला। जब फीस के लिए आए बच्चे तो कई बार एक्सप्रेशन ऐसे होते, ओ सर भूल गया फीस सर। तो हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया है, बच्चों के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि भाई ये इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज का ऑडिशन चल रहा है या वाकई में है। चलो क्या करें, बाहर तो निकाल नहीं सकते, इतना पढ़ा दिया है, 5-6 दिन 2-3 दिन और देख लेते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि बाई चांस जब फीस लेनी होती है तब ही किसी के फादर पेरेंट्स जो होंगे जिन्होंने फीस देनी, वो आउट ऑफ टाउन चले जाते हैं हफ्ते के लिए। सर पापा मेरे आउट ऑफ टाउन चले गए हैं, हफ्ते बाद आएंगे। अब ये नहीं बच्चा कह सकता है बच्चे को कि बेटा आप भी हफ्ते के बाद आइएगा। बच्चे ने कहना सर 2 इंस्टॉलमेंट्स तो दे रही हैं, पढ़ रहे हैं, हम कौन सा भागते जा रहे हैं, ठीक है। मगर मन में एक पास्ट एक्सपीरियंस में पता चल जाता है और मन कहता है कि भाई हरमीक ये पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि 5 में से 2 बच्चे पैसा दे रहे, बाकी 3 भाग जाएं। और मेंटली प्रिपेयर्ड हो जा भाई कि 3 बच्चों की फीस नहीं आएगी, आ जाएगी तो तेरे वारे न्यारे है, अदरवाइज क्या आ गया, ये पैसा नहीं आएगा। और मैं उसके लिए एक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेता हूं कि पैसा नहीं आएगा, और उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर लिया जाता। हर साल ये सोचा जाता है कि हो सकता है कि 10% फीस रिकवर ना हो, तो वो जो रिकवरी नहीं होगी उसके लिए हम कर लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स मीन्स जो डूब गया, तो हमने प्रोविजन कर लिया बिफोर हैंड। हो सकता है कि जो टोटल फीस है उसमें से 10% पैसा डूब जाए, हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि पूरा पैसा भी आ जाए, बट अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया जाता है।
तो यही जो मैंने अभी आपको जो दोनों एग्जाम्पल्स बताई, यही जो एग्जाम्पल्स हैं वो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको दूर से भी डर लगता है, दूर से भी कोई लगता है कि लॉस हो जाएगा, उस लॉस को अपनी बुक्स में नोट कर लो। मैंने बच्चों से फीस बोली, उन्हें टाल मटोल की, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मुझे लग गया कि भाई हो सकता खतरा है पैसा ना मिले, उस लॉस को बुक्स में अकाउंट फॉर कर लो। और रेवेन्यू की बारी आई, जब आपने बुक्स में रेवेन्यू तब तक नहीं नोट करना जब तक आपके हाथ में पैसा ना आ जाए। आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, क्या पता फीस आए, क्या पता ना आए, तो अगर मैं उसको ध्यान में रखते हुए कहीं और कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर बेवकूफी है। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है? डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना। मैंने इस एडवर्टीजमेंट की और ये सोच लिया, किसने मेरे को कहा सर एडवर्टीजमेंट करो न्यूज़पेपर में, टीवी में वगैरह, आपके पास बच्चों की लाइन लग जाएगी, आप फीस को थोड़ा कम कर दो, लाइन लग जाएगी। तो डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट, पहले एंटिसिपेट नहीं करो, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। और जो भी नुकसान अगर उम्मीद है लगने की, उसे अपनी किताबों में साथ ही लिख लो, प्रोविजन क्रिएट कर लो। इन अदर वर्ड्स, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन all prospective losses but not the prospective profits। तो prospective profits का मतलब क्या आ जाएगा? जो हो सकते हैं, फायदा हो सकता है, जब तक नहीं होगा तब तक बुक्स में नहीं लिखना। और नुकसान हो सकता है, उसी समय उसको लिख दो। नुकसान हो सकता है, अपनी किताबों में लिख दो। तो जो डर वाली चीजें हैं उन्हें लिख दो, लॉसेस को लिख दो, और फायदा, प्रॉफिट्स, प्रोस्पेक्टिव, वो कब? जब एक्चुअल में आप वो प्रॉफिट रिसीव करोगे, अर्न करोगे, आपके हाथ में पैसा आ जाएगा। तो एक कंजर्वेटिज्म मीन्स पुरानी सोच बट बेहतर सोच। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि हम जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो हमें बुक्स में एसेट को उसके कॉस्ट पर शो करना है, जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज को शो करना है, जो उस एसेट को इंस्टॉल करने पर भी, पुट टू यूज करने तक का जो भी खर्चा होगा, वी हैव टू शो द कॉस्ट, वी हैव टू राइट डाउन द कॉस्ट। मैंने 40,000 का एसी खरीदा और उसको इंस्टॉल करने पर मेरे 5,000 और लग गए, तो मैं अपने बुक्स में एसी की कॉस्ट कितनी लिखूंगा? 40,000 प्लस 5,000। सो टोटल कॉस्ट एसी की कितनी आ गई? 45,000। तो हमने अपने बुक्स में कितना लिखना? 45,000, विच इज अ बुक वैल्यू और विच इज अ कॉस्ट प्राइस। जैसे जैसे हम एसेट को यूज करते चलेंगे उस पर डेप्रिसिएशन लगती जाएगी, डेप्रिसिएशन माइनस करते चलेंगे एसेट की कॉस्ट में से। बट एसेट की मार्केट वैल्यू जो होगी, जो मैंने लेट इट बी, मैंने कोई 5 लाख की कोई बिल्डिंग खरीदी, उसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख होगी या उसकी मार्केट वैल्यू 8 लाख हो गई है, तो मैं अपनी बुक्स में 5 लाख जितनी की खरीदी थी, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, मैं वही अमाउंट लिखूंगा, लेस डेप्रिसिएशन, अगर जो भी डेप्रिसिएशन होगी, बट कॉस्ट प्राइस लिखूंगा, मार्केट वैल्यू नहीं। मैंने आपसे डिस्कस किया था प्राइस लेवल चेंजेस में, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, वो यही है कि अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। हम बुक वैल्यू पर, कॉस्ट वैल्यू पर ही एसेट्स को शो करते हैं, लिखते हैं। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। जो प्राइस पे किया होगा एसेट को एक्वायर करने के लिए, एंड नॉट द कॉस्ट is the basis for all subsequent accounting of the asset. Asset is recorded at cost at the time of its purchase. किस पर? कॉस्ट पर, जो परचेज करने समय जो खर्च की गई होगी। मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट में चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, तो उसे हमें इग्नोर करना, उसे कंसिडर नहीं करना, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस इट कंटिन्यूज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे होगी? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो वो बुक वैल्यू पर हमें लिखना होगा। सो नेक्स्ट इज मैचिंग
कॉस्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग पीरियड जो कंसेप्ट है, ये उसी पर बेस्ड है। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स में एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? बिजनेस। तो एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियोडिकली। हर साल अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि हर ईयर के लिए, हर पीरियड्स के लिए हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। सो इट इज नेसेसरी। अब प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट का अर्लियर लेक्चर्स में मैंने आपको क्या बताया था? प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट कैसे आएगा? बेसिक्स टर्म्स मैंने बताया था, रेवेन्यू जब बताया था, प्रॉफिट बताया था, गेन बताया था। तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। मेरे को जिस अकाउंटिंग पीरियड का मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, मैं उसी अकाउंटिंग ईयर का रेवेन्यू लूंगा, सेम अकाउंटिंग ईयर का, और सेम अकाउंटिंग ईयर का ही एक्सपेंस लूंगा। तो जो रेवेन्यू और जो एक्सपेंस, वो दोनों सेम पीरियड के लिए होने चाहिए। मैच करने के लिए, इट मींस मैच कब कर पाऊंगा? व्हेन बोथ पर्टेन्स टू द सेम ईयर। जिस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए मैंने एक्सपेंस किया होगा, जिस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, ये रेवेन्यू है, इसको अर्न करने के लिए जो मैंने एक्सपेंस इनकर किया, वही एक्सपेंस इसमें से माइनस करूंगा। ठीक है ना? मैं आप लोगों को 11th पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपसे 11th की ही फीस मांगूंगा ना। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि 12th की फीस दे दो। 11th की कम है, 12th की ज्यादा है, तो मैं मैचिंग करनी है, तो किसकी होगी? 11th की अगर फी है, पढ़ा 11th रहा हूं, तो 12th मैं आपसे कमांड नहीं कर सकता, 12th के नहीं बोल सकता। ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उनसे 11th के लिए नहीं बोलूंगा। तो मैचिंग के लिए क्या आ जाएगा कि जो दोनों एक दूसरे के, तो ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चे किए गए होंगे, तो मैच करेंगे, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे। और जो एक्सपेंस है, ये जो रेवेन्यू है, इट हार्डली मैटर्स वेदर इट हैज बीन पेड और नॉट, वेदर इट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। यह भी पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि जब हम एक्रूअल कंसेप्ट में कहा था कि व्हेन ट्रांजैक्शंस एंटर्स इनटू एंड नॉट व्हेन इट इज सेटल्ड, तो हमें कौन सी डेट पर नोट डाउन करना होता है, कौन सी डेट में एक्रू करना होता है, ड्यू करना होता है? व्हेन द ट्रांजैक्शंस एंटर्स इनटू, व्हेन इट टेक्स प्लेस, एंड नॉट द डेट व्हेन इट इज सेटल्ड। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इट इज नॉट रेलिवेंट व्हेन द पेमेंट वॉज मेड और रिसीव्ड, कि पेमेंट कब हमने की है या नहीं की, व्हेन इट इज रिसीव्ड और नॉट। तो वो एक्सपेंसेस जो हमारे पर्टिकुलर ईयर के लिए होंगे, उन्हीं ईयर के, चाहे वेदर दोज एक्सपेंस हैज बीन पेड और नॉट। मेरे पास जो रेवेन्यू था, इसमें से मैंने जो खर्चे माइनस करने, तो वेजेस भी माइनस करने थे। मैंने जैसे एग्जांपल में पहले बताया था कि मैंने मार्च की सैलरी पे नहीं की, मार्च की सैलरी मैंने जून में पे की, बट वो किस पीरियड से रिलेटेड थी? वो मार्च के थी। तो मैं जब अकाउंटिंग ईयर के लिए प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो मैं टोटल सैलरी, मार्च की भी सैलरी मैं रेवेन्यू में से माइनस करूंगा। खर्चों में मैं मार्च की सैलरी भी लूंगा, इवन दो दैट सैलरी वाज पेड इन जून। तो वो मैटर नहीं करता कि वो सैलरी पे की थी या नहीं की थी। एक्रूअल कंसेप्ट भी यूज हो रहा है इसमें, तो हमें माइनस एक्सपेंस जो होंगे वो सारे के सारे करने होंगे। ठीक है जी? तो थैंक यू बेटा। तो पढ़ते रहिए, जो डाउट होगा पूछते रहिए। थैंक यू, बाय।